वेलकम एवरीवन टू द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर एग्रीकल्चर। तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम बात किसके बारे में करेंगे? हम बात करेंगे अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। So, the globalization is not a new phenomenon. It was there at the time of colonization. In the 19th century, when European traders came to India, at that time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export from India. During the British period, cotton belts of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. Cotton textile industry in Manakar and Liverpool flourished due to availability of good cotton quality from India. तो हम जानते हैं दैट ग्लोबलाइजेशन नया फिनोमिना तो है नहीं, ये तब से है जब से इंडिया एक कॉलोनी था। 19th सेंचुरी में जब इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तब क्या होता था, इंडियन स्पाइसेस जो थे वो एक्सपोर्ट करे जाते थे हमारे कंट्री से अलग अलग पार्ट्स में, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करे जाते थे। और साउथ इंडिया के जो फार्मर्स थे उन्हें भी एनकरेज करा जाता था कि वो इन क्रॉप्स को ग्रो करें। और आज भी अगर हम देखें तो फूड में जो है स्पाइसेस जो है खास करके उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है इंडिया से। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर कॉटन बेल्ट जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा था, और इसी कारण से कॉटन जो था ब्रिटेन में एज अ रॉ मटेरियल जो था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए ट्रांसपोर्ट करा जाता था। जो मनाकर और लिवरपूल की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फ्लरिश क्यों हुई थी? क्योंकि इंडिया के अंदर कॉटन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने नेशनलिज्म इन इंडिया जब करा था उसमें हमने चंपारण मूवमेंट पढ़ी थी, 1917 में हुई थी थ्रू गांधी जी, जिसके अंदर चंपारण के जो फार्मर्स थे वो अगेंस्ट थे क्योंकि उन्हें फोर्स करा जा रहा था अपनी लैंड पर इंडिगो ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो अनेबल थे कि वो अपने फैमिलीज को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सके। वो सस्टेनेबल नहीं रह रहे थे, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, वो इतने फूड क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पा रहे थे कि उनके फैमिली का काम चल सके। इसी कारण से उन्हें फोर्स करा जाता और उन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे ताकि उनकी फैमिलीज का गुजारा चल सके। Today, Indian agriculture finds itself as the crossroads. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of condition of marginal and small farmers. तो अगर हम आज भी इंडियन एग्रीकल्चर देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया में एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू क्या करना चाहिए? प्रॉपर थ्रस्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो कंडीशंस हैं स्मॉल फार्मर्स की वो इम्प्रूव हो सके। और ऐसा ही हुआ था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। इट इज़ बीइंग अलाइड दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्विफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। तो अभी हम देखते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो कम हो रहा है। हमने बात करी है अबाउट कंट्रीब्यूशन कि जो जीडीपी में है ये डिक्लाइन आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि क्रॉप्स ज़्यादा नहीं उगाई जा रही। क्यों? क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है एक्विफायर्स का, केमिकल्स का, जो कि बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, नेचुरल फर्टिलिटी है, उससे डिक्रीज हो रही है। तो अब वर्ड यूज़ करा जाता है जेने रेवोल्यूशन, जिसके अंदर आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizers and pesticides. तो ये दिक्कत जो बढ़ रही थी कि लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, इसको कम करने के लिए जेन रेवोल्यूशन जो है कीवर्ड लाया गया, अब यूज़ करा जाता है, जिसका मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसी का एग्जाम्पल है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाती है जिसके अंदर फैक्ट्री के बने हुए केमिकल्स को यूज़ नहीं करा जाता, जो कि एनवायरनमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करते हैं। तो गाइस चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पार्ट देखना हो तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने जियोग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसको डाल दिया है ताकि आपको अगर कोई भी पार्ट देखना हो तो आप लोग देख सकें। मैंने हिस्ट्री की वीडियोस भी जो हैं नेशनलिज्म इन इंडिया और यूरोप दोनों की है मैंने अपलोड करी हुई हैं। साइंस की भी मैं करती रहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर उन्हें देखें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का कि हमने करा क्या। तो इस चैप्टर में पहले हमने बात करी थी अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देन हमने बात करी क्रॉपिंग पैटर्न, जायद, रबी एंड खरीफ। रबी, खरीफ और जायद सीजन्स की हमने बात करी। देन हमने पढ़ा अबाउट मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, तो उसमें हमने ग्रेन्स की बात करी, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की बात करी और नॉन फूड क्रॉप्स की हमने इसमें बात करी थी। देन उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्यों ये ज़रूरी हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए गए, क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए। और इसी में हमने भूदान ग्रामदान की भी स्टोरी समझी थी कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। देन हमने बात करी अबाउट कि जो एग्रीकल्चर है उसका नेशनल इकोनॉमी में और एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में क्या कंट्रीब्यूशन है। पिछली वीडियो में हमने बात करी अबाउट फूड सिक्योरिटी और इस वीडियो में हमने बात करी अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन agriculture. So thank you guys for watching this video till end and tell me in the comments if you want this PPT, then I will provide you a link personally. Please tell me in the comments.